पिछले वीडियो में हमने आवेश और आवेश के प्रकार के बारे में पढ़ा। मैंने आपको बताया था कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश पॉजिटिव चार्ज, ऋणावेश नेगेटिव चार्ज। धनावेश किसके कारण उत्पन्न होता था? इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण। ऋणावेश किसके कारण होता था? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण। यह आपने पढ़ लिया था। अब आवेश कैसी राशि है, आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश की विमा क्या होती है। आपने पढ़ रखा कि भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। एक तो ऐसी होती है जिसमें दिशा की आवश्यकता होती है और दूसरी जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती। जैसे समय, द्रव्यमान है, इनमें समय परिमाण की आवश्यकता होती है लेकिन दिशा की आवश्यकता नहीं होती। बल है, विस्थापन है, दूरी है, ये कैसी राशि है? इनमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। तो जो आवेश है, आवेश में केवल परिमाण चाहिए, दिशा की आवश्यकता इसमें नहीं होती। तो आवेश कैसी राशि होगी? आवेश अदिश राशि है। अब इसका मात्रक क्या होगा? आवेश अदिश राशि होगी और इसका मात्रक के लिए आपको एक फॉर्मूला ध्यान होगा, Q इज इक्वल टू I। Q आवेश, I धारा, T समय। धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, और T का सेकंड। तो एक मात्रक तो इसका एम्पियर सेकंड भी हो सकता है, और दूसरा मात्रक इसका कूलाम होता है। एमकेएस पद्धति में जो इसका मात्रक होता है, एमकेएस पद्धति में इसका मात्रक कूलाम। कैसी राशि? अदिश, मात्रक क्या हुआ? कूलाम। अब इसकी विमा भी हम इसे फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। I धारा, एम्पियर, इसकी विमा क्या होती है? A। T समय की विमा क्या होती है? T। तो इसकी विमा, आवेश की जो विमा आएगी, आवेश की विमा आ जाएगी AT। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश है कितना है, प्रोटॉन के ऊपर आवेश कितना है, यह आप ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो उसका परिमाण 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। कूलाम को C से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है माइनस, इसे -E से भी लिख सकते हैं। प्रोटॉन पर आवेश 1 + 6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है, धनावेश होता है प्रोटॉन पर, और इसे हम +E से रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूट्रॉन पर आपको पता है कोई आवेश नहीं होता। न्यूट्रॉन पर आवेश 0, ये उदासीन होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। अब एक चीज और, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अब आपको आवेश के प्रकार, आवेश कैसी राशि है, यह सब पता चल गया। अब जब कोई वस्तु आवेशित होती है तो आवेशित होने पर उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? वस्तु के ऊपर इलेक्ट्रॉन आए या इलेक्ट्रॉन गए, उसी की वजह से वो धनावेशित या ऋणावेशित होगी। तो आवेशित होने के बाद उसके द्रव्यमान पर कोई प्रभाव पड़ता या नहीं पड़ता, ये हम देखेंगे। तो आवेश का वस्तु के द्रव्यमान पर प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ता है वस्तु के द्रव्यमान। आप एक छोटा सा एग्जांपल देखिए। जैसे मान लिया ये डस्टर है, इसको मैंने ये पेन की कैप दे दी, इसके ऊपर पेन की कैप रख दी, इसका द्रव्यमान बढ़ेगा या घटेगा? ऑब्वियसली बढ़ेगा। अब मैंने एक और पेन की कैप इसके ऊपर रख दी, इसका द्रव्यमान और बढ़ जाएगा। जैसे जैसे इसके ऊपर मैं वस्तु या कणों का
की संख्या बढ़ाता जाऊंगा, इसका द्रव्यमान बढ़ता चला जाएगा, और इसमें से मैं कण हटाता जाऊंगा तो इसका द्रव्यमान कम होता चला जाएगा। बिल्कुल इसी की तरह से जैसे आपने पढ़ा था कि किसी भी वस्तु को यदि आप धनावेशित करते हैं, जैसे आपने एक ग्लास की छड़ ली, ग्लास की छड़ को आपने रेशम से रगड़ दिया तो इसमें इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन इससे चले जाते हैं, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। अब इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन चले गए तो क्या जाएगा, आवेश भी जाएगा। इलेक्ट्रॉन गया तो उसका द्रव्यमान भी जाएगा। मान लिया एक इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया तो इसमें कितना द्रव्यमान चला गया, 9.1 इंटू 10⁻31। इसमें द्रव्यमान में कमी कितनी आ जाएगी, 9 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। एक इलेक्ट्रॉन जाने से ऋणावेश धनावेशित होगी वस्तु और द्रव्यमान की क्या हो जाएगी, कमी। ऐसे ही अगर हम प्लास्टिक की छड़ लेते हैं, ये हमने प्लास्टिक की छड़ ली, प्लास्टिक की छड़ को फट से या किसी भी चीज से रगड़ते हैं तो प्लास्टिक की छड़ में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन आगे, नेगेटिव चार्ज आया तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज आया, इलेक्ट्रॉन आयन के द्रव्यमान आया, द्रव्यमान बढ़ जाएगा, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम बढ़ गया। तो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन जाने से द्रव्यमान भी जाएगा, अर्थात द्रव्यमान में कमी होगी, और ऋणावेशित होने के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आएंगे, इलेक्ट्रॉन आएंगे तो द्रव्यमान भी आएगा, द्रव्यमान बढ़ेगा। तो हमें यहां से एक चीज पता चल जाती है कि यदि वस्तु धनावेशित है तो धनावेशित वस्तु के द्रव्यमान में धनावेशित कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे, द्रव्यमान जाएगा, तो द्रव्यमान में क्या होगी, कमी, कमी हो जाती है, जबकि ऋणावेशित वस्तु में द्रव्यमान की अधिकता हो जाती है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में भी आता है कि धनावेशित वस्तु के द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ऋणावेशित वस्तु के द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको ध्यान रखना है, धनावेशित कब, जब इलेक्ट्रॉन जाएगा द्रव्यमान निकल जाएगा, द्रव्यमान निकल जाएगा तो द्रव्यमान में क्या हो जाएगी, कमी। ऋणावेशित कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन आएंगे, इलेक्ट्रॉन आने से द्रव्यमान भी आएगा, और द्रव्यमान आएगा तो द्रव्यमान बढ़ेगा, और द्रव्यमान में क्या हो जाएगी, अधिकता। तो तीन वस्तु अगर आपको दी जाए, एक तो उदासीन है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, दूसरी धनावेशित है, और तीसरी ऋणावेशित है। आपसे पूछा जाता है कि एक ही वस्तु है, ये उदासीन है, ये धनावेशित है, ये ऋणावेशित है, तो किस परिस्थिति में इस वस्तु का द्रव्यमान अधिकतम होगा। तो आप जानते हैं कि ऋणावेशित कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन आएंगे, इलेक्ट्रॉन आएंगे तो आवेश भी आएगा, ऋणावेश आएगा, और द्रव्यमान भी आएगा, तो ऋणावेशित वस्तु का द्रव्यमान अधिकतम होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम आते हैं कि हमने ये तो पढ़ लिया कि वस्तु आवेशित होती है या आवेश कैसे आता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि वस्तु हमने कहा आवेशित, और दूसरी वस्तु को कहा हमने उदासीन, इसको हमने कहा उदासीन, और इसको हमने कहा आवेशित। उदासीन का मतलब आवेश नहीं है, अनावेशित भी इसको कह सकते हैं हम, अनावेशित। आवेशित तो दो प्रकार की हो सकती हैं, ये भी आवेशित है और ये भी आवेशित है। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो
इसका मतलब तो ये हुआ कि उदासीन पर कोई चार्ज नहीं होगा, आवेश जीरो होगा। ऐसा नहीं है। हर एक वस्तु अणुओं से मिलकर के बनी होती है, अणु परमाणु से मिलकर के बना होता है। और आप जानते हैं कि परमाणुओं में केंद्र में नाभिक होता है और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अभी आपने पढ़ा प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव होता है। तो आप जानते हैं परमाणु में धनावेश भी और ऋणावेश भी है। इसका मतलब अणु में भी होगा, पूरे पदार्थ में होगा। कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जिसके ऊपर कोई आवेश ना हो। आवेश तो हमेशा होता है। फिर हम उदासीन क्यों कहते हैं? उदासीन कहने का कारण ये है कि इसके ऊपर नेट चार्ज जीरो होता है। नेट चार्ज से मतलब क्या हुआ? आप एग्जाम्पल लें सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। 11 परमाणु क्रमांक का मतलब क्या हुआ कि 11 प्रोटॉन होंगे और 11 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन कहां पर होंगे? बाहरी कक्षा में। ये इलेक्ट्रॉन होंगे। भीतर नाभिक के भीतर 11 प्रोटॉन। अब 11 प्रोटॉनों पर आवेश कैसा? पॉजिटिव। 11 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा? नेगेटिव। नेट आवेश, परिणामी आवेश प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव, तो ये आवेश कितना हो गया? जीरो। तो उदासीन वस्तु या अनावेशित वस्तु का मतलब ये है कि उसमें आवेश तो है लेकिन नेट आवेश जीरो है। जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। यह बात आपको ध्यान रखनी है कि अनावेशित वस्तु पर आवेश शून्य नहीं होता, उसमें जितना पॉजिटिव होता उतना ही नेगेटिव होता है। अब आवेशित का मतलब क्या हुआ? यहां 11 प्रोटॉन थे, 11 इलेक्ट्रॉन थे, नेट चार्ज जीरो था। अगर हम किसी भी प्रकार से इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लें, एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 10 हो जाएगी। 10 इलेक्ट्रॉनों पर आवेश कितना हो गया? -10। नेट चार्ज क्या आएगा? नेट चार्ज आ जाएगा +1e। तो इस पर धनावेश की अधिकता होगी, अर्थात प्रोटॉनों की अधिकता और इलेक्ट्रॉनों की कमी। एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो वस्तु क्या कहते हैं? धनावेशित, अर्थात इसमें धनावेश की मात्रा अधिक है। अगर किसी प्रकार से हम किसी भी पदार्थ को, हम इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन हम इसे दे देते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन थे? 11। एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 12। अब इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉन तो वही गए, इलेक्ट्रॉनों का आवेश कितना हो गया? 12e। नेट चार्ज कितना हो गया? -1e। अर्थात इसके ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। ठीक है। तो किसी भी वस्तु पर धनावेश या ऋणावेश नेट चार्ज होता है तब हम उसको आवेशित कह देते हैं, और उसमें धनावेश और ऋणावेश की मात्रा समान रहती है तब हम उसको उदासीन कहते हैं। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। अब हम पढ़ेंगे कि किसी भी वस्तु को हम आवेशित कैसे कर सकते हैं। आवेश पढ़ लिया हमने, आवेश के प्रकार हमने पढ़ लिए, आवेश का हमने कारण पढ़ लिया कि इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के कारण वस्तु आवेशित होती है। तो किसी भी वस्तु को आवेशित हम कैसे कर सकते हैं? आवेशन के प्रकार। आवेशन के प्रकार। किसी भी वस्तु को हम 2 प्रकार से आवेशित, 3 प्रकार से आवेशित कर सकते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला तो घर्षण द्वारा, दूसरा चालन द्वारा, और तीसरा प्रेरण द्वारा। अब यहां पर घर्षण तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सबसे पहले वीडियो में जब मैंने आपको बताया था कि अगर आप एक ग्लास की छड़ लेते हैं और इस ग्लास की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो क्या होता है? रेशम से रगड़ने के बाद ये अपने इलेक्ट्रॉन, ग्लास की छड़ अपने कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम को दे देता है। जब हम दोनों को रगड़ते हैं, रगड़ने से ग्लास अपने कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम को दे देता है। इस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, इस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है। और आप पढ़ चुके कि इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। तो वस्तु को आवेशित करने का सबसे पहला प्रकार क्या हो गया? आवेशन के प्रकार।
सबसे पहली विधि घर्षण के द्वारा। कौन घर्षण के द्वारा? कैसे? इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के कारण एक में इलेक्ट्रॉनों की कमी और एक में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। अब यहाँ एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जब घर्षण के द्वारा आवेशन होता है, इससे मान लिया 3 इलेक्ट्रॉन ग्लास से रेशम में चले जाते हैं, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी और इसमें 3 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, अर्थात एक पर धनावेश होगा और एक पर ऋणावेश होगा। तो यहां से आपको पता चलता है कि आवेश हमेशा युग्म में उत्पन्न होंगे, एक पर पॉजिटिव होगा दूसरे पर नेगेटिव होगा। ऐसे ही आपने प्लास्टिक की छड़ ली थी और इस प्लास्टिक की छड़ को फड़ से रगड़ा था। प्लास्टिक की छड़ इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेती है, जिसके कारण इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और ये इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो एक अकेला आवेश कभी उत्पन्न नहीं किया जा सकता। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इसको केवल नेगेटिव चार्ज इसमें उत्पन्न कर दें या इसमें केवल पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न कर दें। एक में पॉजिटिव होगा तो दूसरे में नेगेटिव होगा, एक में पॉजिटिव दूसरे में नेगेटिव। तो आवेश हमेशा युग्म में उत्पन्न होता, एक अकेला आवेश उत्पन्न नहीं होता। आवेश सदैव युग्म में उत्पन्न होते हैं। युग्म उत्पन्न होते हैं मतलब क्या हुआ कि एक पर अगर पॉजिटिव होगा तो दूसरे पर नेगेटिव होगा, एक अकेला आवेश उत्पन्न नहीं हो सकता। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है, इसके ऊपर आप देख रहे हैं अगर +3 आवेश है तो दूसरे के ऊपर क्या होगा? -3 आवेश। एक के ऊपर अगर -4 है तो दूसरे पर क्या होगा? +4। अर्थात घर्षण के द्वारा आवेशन में दोनों वस्तुओं पर आवेश का परिमाण समान होता है, पहला पॉइंट ये। और दूसरा, दोनों वस्तुओं पर आवेश का परिमाण समान होता है। मतलब क्या हुआ? आवेश का परिमाण समान होता है, अतः धनावेश की मात्रा एक वस्तु पर धनावेश की मात्रा बराबर दूसरी वस्तु पर ऋण आवेश की मात्रा, दोनों पर समान है। अगर एक वस्तु पर +Q आवेश आता है तो दूसरी वस्तु पर -Q आवेश आएगा, अर्थात दोनों का परिमाण समान होगा। वो अलग बात है कि इनके चिन्ह विपरीत होंगे, परस्पर विपरीत होंगे, योग में उत्पन्न होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, लेकिन दोनों का परिमाण क्या होगा? बराबर होगा। तो ये तो हुआ घर्षण के द्वारा। अब 2 विधियां बची, ये दोनों विधियां मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा।